आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं बेटा। कोवलेंट बॉन्ड आप लोगों ने पढ़े हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरे होते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, है ना। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने बताया था कि जो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड जिनके अंदर पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, लाइक मेरे पास है HCl मॉलिक्यूल, तो उसके अंदर एक पे कर दिया स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, एक पे दिखा दिया स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो ये जो मॉलिक्यूल जनरेट होता है, ये जिसके अंदर चार्ज जनरेट हो गया, ये क्यों जनरेट हुआ? जब इलेक्ट्रॉन होना तो चाहिए था बीच में शेयर, लेकिन बीच में शेयर ना होके क्या हुआ, वो कहीं पे एक साइड में जो है ज़्यादा शेयर हो गया, बिकॉज किसी एक एलिमेंट की नेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो इलेक्ट्रॉन बीच में ना शेयर हो गया, थोड़ा सा उसकी तरफ शेयर हो गया। तो ये जो फिनोमिना होता है उसको क्या बोलते हैं? पोलैरिटी। अब ये जो चार्ज होता है, चार्ज तो जनरेट होता है आयनिक पे, तो यहाँ पे दो कैरेक्टर जनरेट होते हैं। एक तो होता है आयनिक कैरेक्टर जनरेट हो जाता है ओवर द मॉलिक्यूल, ठीक है, और साथ साथ में वो कोवलेंट बॉन्ड है तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है। दोनों कैरेक्टर एक साथ में अवेलेबल होते हैं ओवर द मॉलिक्यूल में। जहां पे हमने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप मोर देन 1.9 होता है, वहां पे हमने बताया था आयनिक कैरेक्टर प्रीडोमिनेंट होता है, प्रीडोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होता है देन कोवलेंट कैरेक्टर के। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप आपका इक्वल होता है 1.9 के, तो वहां पे आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर इक्वल होते हैं। और जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप आपका क्या होता है बेटा? स्मॉलर होता है देन 1.9, तो उस केस में कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है वो होता है प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट देन आयनिक कैरेक्टर, है ना। ये सारी टर्म्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। अब अगर आपको कभी किसी का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, उसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकाला जाए, तो बेटा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए कि उसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50% है, 50 से ज़्यादा है, कितना है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास दो स्केल यूज की जाती है। एक तो होती है पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल, एंड अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू होता है बेटा 1 माइनस में एक्सपोनेंट रेज टू द पावर -1/4 साई ए माइनस साई बी। ये जो साई ए माइनस साई बी है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप को दिखा रहा है, ठीक है, इनटू में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू द 18 टाइम्स ऑफ, इसको सॉल्व करके हमने बना रखा है, इट इज 18 टाइम्स ऑफ साई ए माइनस साई बी रेज टू द पावर 1.4। तो यहाँ पे ये इसका क्या होता है बेटा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए पॉलिंग स्केल जो है यूज की जाती है। मैं कहूँगा पॉलिंग स्केल की जगह पे एक और स्केल है वो जो ज़्यादा यूज की जाती है, वो है आपकी क्या? हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन, हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा यूज की जाती है। और ये जो इक्वेशन है वो इस तरह से होती है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ साई ए माइनस साई बी प्लस में 3.5 टाइम्स ऑफ साई ए माइनस साई बी के होल स्क्वायर के। क्लियर? तो उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर या कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा। लेट अस एज्यूम आपके पास है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अ मॉलिक्यूल ए बी इज प्रेजेंट, ए बी मॉलिक्यूल है आपके पास, कोई भी मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of A and B respectively, A and B are वैल्यू ले लेता हूं अपनी मर्जी से 2.0 एंड 2.5 respectively find its
परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको यू हैव टू बी पुट द हैनी-स्मिथ इक्वेशन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की वैल्यू क्या आएगी आपकी, यू विल पुट 16 इंटू में 2.0। यहाँ पे बेटा एक्चुअली साई ए माइनस साई बी का मतलब है ए की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन बी से, तो आपको हायर माइनस लोअर करके ही सॉल्व करना है, तो वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। तो आप क्या करोगे, 2.5 माइनस में 2.0 प्लस में 3.5 इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2.5 माइनस 2.0 और इसका स्क्वायर, वैल्यू आ गई 16 इंटू में 0.5 प्लस में 3.5 इंटू में 0.5 का स्क्वायर 0.25। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे और आपकी वैल्यू जो भी होगी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा इस तरीके से जो होती है, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपकी वैल्यूज जो आएगी वो कैलकुलेट होके आपके इतने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। अगर आपके पास हैनी-स्मिथ इक्वेशन है, हैनी-स्मिथ इक्वेशन को यूज कर रहे हो, एक आप पॉलिंग स्केल को यूज कर रहे हो, तो दोनों में वैल्यू सेम नहीं है, याद रखना वैल्यू सेम नहीं है, वैल्यू में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, लेकिन हमें उन चीज़ों से मतलब नहीं है। ये हमें एक आइडिया देने के लिए कंसेप्ट बनाया गया है, ना कि हमने एग्जैक्ट वैल्यू के रिगार्डिंग हमारा कोई फॉर्मूला है। तो इस वजह से जब सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर। तो ये आपकी बेटा आज के लिए एक इक्वेशन थी, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। डायपोल मोमेंट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे। मैं आज डायपोल मोमेंट के रिगार्डिंग आपसे कुछ एक न्यूमेरिकल्स जो है एक आधे वो और ट्राई करवा रहा हूँ आप लोगों को। यू हैव टू बी राइट द न्यूमेरिकल। लेट अस अज्यूम, मैंने आपको एक बात बताई थी कि डायपोल मूवमेंट जो होता है, डायपोल मूवमेंट उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, म्यू से, और म्यू इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू में डी के। क्यू आपका होता है बेटा चार्ज, जबकि डी जो है वो क्या होती है आपकी बॉन्ड लेंथ होती है। याद करो मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हुई है, ठीक है। तो ये कितना है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, और यहां से भी इवन डायपोल मोमेंट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को निकालना है तो हम डायपोल मोमेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं। और एक्चुअली परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो होता है म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू कैलकुलेटेड। हमने डाटा जो ऑब्जर्व किया और हमारी कैलकुलेशन के थ्रू जो आ रहा है डाटा इनटू में 100, वो क्या होता है बेटा आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये भी आप यूज कर सकते हैं डायपोल मोमेंट के बेसिस पे भी। क्लियर। तो एक क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, कि क्वेश्चन है आपके पास कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl गिवन दैट, आपको मान लीजिए गिवन है, गिवन दैट द ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट इज 1.03 डायोप्टर, ठीक है बेटा, एंड its bond length is 1.275 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको दे देते हैं तो इसको करना कैसे है। आप लोगों को पता है कि म्यू इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू में डी के, है ना। आपको ये पता है HCl है, तो HCl में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आता है। तो H पॉजिटिव मतलब सिंगल पॉजिटिव चार्ज विल बी जनरेटेड आउट। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 पॉजिटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कितना होता है आपको 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलाम होती है। और अगर इसको आप ESU में कन्वर्ट करते हो तो ESU की टर्म में बेटा इसकी वैल्यू होती है 4.8 इंटू में 10⁻⁻10 ESU के इक्विवेलेंट होती है। मींस आप लोग अगर ESU के अंदर कन्वर्ट करोगे तो मैंने आपको बताया भी था 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मच ESU,
तो वो मैंने आपको रिलेशन भी बताया था, आप उसके बेसिस पे भी कर सकते थे। तो एक्चुअली 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू में, जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो 10⁻9 ESU के बराबर, या आप बोल सकते हो 1 ESU इज इक्वल टू होता है आपका 3, इसकी वैल्यू होगी बेटा आपकी 5.33 इंटू में 10⁻⁻10 कूलाम। तो एक ही रिलेशन ये भी होता है, लेकिन आप इसको यूज मत करो। इसको यूज करने की जगह पे आप क्या यूज रखो, वही वाली वैल्यू जो अभी लिखवाई है ऊपर 3 इंटू 10⁻9 ESU के इक्विवेलेंट होगा। डन, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज कितना आ गया, 1 पॉजिटिव के जितना, 4.8 इंटू में 10⁻⁻10 ESU। ओके, एंड डी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, एंगस्ट्रॉम में दे रखी है। तो एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में करते हो तो इंटू में 10⁻8 की टर्म में आ जाएगा, इंटू में 1.275 इंटू में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू। और ये हमारा क्या है, म्यू कैलकुलेटेड है। ये क्या है आपका, म्यू कैलकुलेटेड है, तो उसके बेसिस पे म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द म्यू आपको निकालना है, मान लीजिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो बेटा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा म्यू कैलकुलेटेड बाय द, नहीं सॉरी, म्यू ऑब्जर्व्ड बाय द म्यू कैलकुलेटेड। तो उसके बेसिस पे इंटू में 100 आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। चलिए मैं आपको इसकी कैलकुलेशन ही कर देता हूँ। आपकी कैलकुलेशन की वैल्यू आएगी आपकी, मैं मोबाइल में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 4.8 इंटू में 1.275, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ रही है अबाउट 6.12 इंटू में 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। और आपको पता है ESU सेंटीमीटर को आप क्या बोलते हो, 10⁻, हमने वैल्यू निकाली थी, तो -18 ESU सेंटीमीटर को बोलते हैं हम 1 डेबे, और 1 डेबे आ जाता है तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं 6.12 डेबे। सो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होगा वो किसके बराबर आ गया, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर म्यू ऑब्जर्व्ड कितना दे रखा है बेटा, 1.03। सो 1.03 अपॉन में 6.12 इंटू में 100, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 16.83%। So this one is a percentage ionic character for this molecule as per the data given. Clear? तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस हो गए और आपको उन्हें सॉल्व करना होगा। मैंने आपको बताया किस तरह से आप सॉल्व करोगे, आप ESUs के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे और उसको किस तरह से आपको पुट करके सॉल्व करना है। क्लियर? अब बात आती है, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने एप्लीकेशन में डायपोल मोमेंट क्या होता है वो से कैलकुलेशन करवा दी थी। नाउ आई टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक applications of dipole moment, applications of dipole moment, कि ये डायपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन क्या है। तो नंबर 1 हमने अभी बताया, टू कैलकुलेट percentage ionic character of a polar covalent molecule, कि कोई भी पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो उसकी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितनी होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। नंबर 2, टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल जो है पोलर है या फिर नॉन पोलर है, उसका नेचर क्या है, उसको पता लगाने के लिए अगर किसी का म्यू, इफ म्यू इज इक्वल टू 0 अगर आता है तो वो क्या है, नॉन पोलर नेचर का होगा। और अगर किसी का म्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में वो किस नेचर का होगा बेटा, पोलर नेचर का होगा। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए भी यूज करते हैं। नंबर 3, टू determine the shape
or the geometry of molecule to determine shape or geometry of molecule, कि कोई मॉलिक्यूल है उसकी शेप कैसी है, ज्योमेट्री कैसी है, उस चीज को भी पता लगाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, मैंने कहा CCl4, बेटा CCl4 जो लिया होगा, अगर मैंने चेक किया कि उसका डायपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है, तो मैंने कहा कि इसके अंदर शेप कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल आएगी। ठीक है, आप लोगों अगर शेप बना रहे हो PCl3 की, तो PCl3 के अंदर डायपोल मोमेंट कितना आएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो उस बेसिस पे आपने बोलता है कि इसके अंदर P के अंदर Cl इस तरह से प्रेजेंट है और साथ में लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। अगर आपके पास है SF4, तो SF4 का स्ट्रक्चर क्या सा होता है, आप लोग बोलते हो SF4 का सीसॉ टाइप स्ट्रक्चर होता है ना। तो क्यों होता है, आप इसका स्क्वायर प्लानर क्यों नहीं बना लेते, आप इसको ऐसे भी तो बना सकते थे स्ट्रक्चर को, लेकिन आप तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाते। तो क्यों नहीं बनाते, बिकॉज हमें पता चलता है कि डायपोल मोमेंट उसका नॉट इक्वल टू 0 है, और इधर डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ बनेगा, नॉट इसमें इक्वल टू 0 होगा, इसमें डायपोल मोमेंट आपका नॉट इक्वल टू। तो बेटा हम चीजों के बारे में बताते हैं कि उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, कैसे स्ट्रक्चर होगा। आप एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, और भी सिंपल सा लेता हूं। आप लेते हो H2O मॉलिक्यूल लेते हो, तो आप लोगों के माइंड में सच बताऊं तो कहीं ना कहीं ये एक बात आई होगी जरूर कि H2O जो होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसे क्यों नहीं बना देते, HOH, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर हर बार मैं ऐसे ही क्यों दिखाता हूं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाया जाता है, बिकॉज हमने देखा है कि H2O का डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 नहीं होता। अगर मैं ये लेता तो उसके अंदर एक दूसरे को ये कैंसिल करके इसका डायपोल कितना होता, 0 होता, तो ये स्ट्रक्चर इसका नहीं होता। तो बेटा यहाँ पे कि किसी का शेप कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी, सिमेट्री है या नहीं है, तो उस चीज के बारे में पता लगाने के लिए भी हम यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिस्टिंग्विश between cis and trans isomer, कि आपका जो पर्टिकुलर कंपाउंड दे रखा है वो सिस नेचर का है या ट्रांस नेचर का है, किस नेचर का है, उसके बारे में डिस्टिंग्विश करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं कि बेटा आप लोगों को पता है कोई भी कंपाउंड आप लोग ले रहे हो, कोई भी कंपाउंड ले रहे हो, लाइक आप लोगों को सिस और ट्रांस तो भी आप लोगों को पता ही नहीं है वैसे देखा जाए तो। एक्चुअली मैं कहता हूं मेरे पास है बेटा स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H, इसका नाम होता है बेटा ब्यूट 2ईन, है ना, यही नाम पड़ा है, 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है। अब ये इस तरह की शेप में है या ये बेटा इस तरह की शेप में है, ये दोनों चीज भी मैटर करती है कि इसकी शेप जो है वो किस तरह से है। अगर ये इस फॉर्म में है तो ये भी कहोगे सर ये भी तो ब्यूट 2ईन है, लेकिन बेटा ये ब्यूट 2ईन है, इसमें क्या होता है जब अगर सेम काइंड ऑफ एटम सेम तरफ साइड में अटैच होते हैं तो उसको तो बोला जाता है सिस टाइप कंपाउंड, लेकिन अगर सेम साइड काइंड ऑफ एटम अपोजिटली अटैच होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांस टाइप कंपाउंड। तो इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सिस ब्यूटीन एंड इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस ब्यूट 2ईन। तो यहाँ पे इनके ऊपर भी मैटर करता है कि कंपाउंड सिस टाइप है या ट्रांस है। क्यों, क्योंकि अगर ये ट्रांस है तो देख रहे हो अपोजिटली एक दूसरे को, मैं कहता हूँ ये बेंच यहाँ पे अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है यहाँ पे, और सब जगह पे इक्वल फोर्स है, मैं कहूंगा एक दूसरे के ऊपर। तो अपोजिटली अगर इक्वल फोर्स होगा तो इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इधर फोर्स चेंज हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी तो चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है मूवमेंट सेम नहीं होगा और डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो अगर आपका कंपाउंड है, मैं कहता हूँ आपके पास कंपाउंड है ब्यूट 2ईन आपके पास अवेलेबल है, तो ब्यूट 2ईन के अंदर अगर उसका डायपोल मोमेंट 0 है तो आप बोलोगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांस टाइप है। अगर आपके पास ब्यू उसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो वो किस टाइप का कंपाउंड है, सिस टाइप कंपाउंड है। तो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिस एंड ट्रांस टाइप कंपाउंड भी यूज करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज में भी वेरिएशन आती है। क्लियर। और लास्ट आपका जो पॉइंट है टू डिस्टिंग्विश between
ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन कंपाउंड, पैरा आइसोमर्स। अगर आपके पास कोई कंपाउंड है वो किस नेचर का है, ऑर्थो टाइप है, मेटा टाइप है या पैरा टाइप है, तो उनके लिए भी एक्चुअली ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है बेटा, जो बेंजीन रिंग होती है, आपने नोमेनक्लेचर तो पढ़ी लिया आपने, तो बेंजीन रिंग के अंदर जो ये फर्स्ट पोजीशन होती है आपकी, ये होती है बेटा इप्सो पोजीशन, ठीक है। ये वाली पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो। ये जो पोजीशन होती है कौन सी होती है, मेटा। ये क्या होती है, पैरा, है ना। तो ये पोजीशन अब क्या मेटा आ गई और ये क्या आ गया, ऑर्थो आ गया। तो इस तरीके से कोई कंपाउंड आपको दे दिया, मैंने कहा आपके पास कंपाउंड है डाइक्लोरोबेंजीन, तो डाइक्लोरोबेंजीन में तो बेटा डाइक्लोरो में 1,2 पे भी अटैच हो सकती है, 1,3 पे भी क्लोरीन अटैच हो सकता है ना, और आपका हो सकता है 1,4 पे भी हो। तो आपको कंपाउंड किस नेचर का है, क्या वो ऑर्थो वाला कंपाउंड है, पैरा वाला है, मैं कह रहा हूं कि ऑल आर डाइक्लोरोबेंजीन, ऑल आर डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन कौन सा वाला डाइक्लोरोबेंजीन, तो उस केस के अंदर पता लगाने के लिए हम उसका डायपोल मोमेंट चेक करते हैं। जैसा कि ये एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था, इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, 2.54 होता है, जबकि इसका डायपोल मोमेंट कितना होता है 1.48, जबकि इसका डायपोल मोमेंट कितना होता है 0। तो अगर डायपोल मोमेंट 0 है तो आप कह दोगे यस या पैरा अटैच, अगर डायपोल मोमेंट आपका कम है तो उसके अंदर मेटा अटैचमेंट, और अगर डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो इट इज ऑर्थो अटैच्ड कंपाउंड। तो इस तरीके से आप ऑर्थो, मेटा, पैरा वगैरह के इन सब के बारे में भी बताते रहेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आपके बेटा जो भी है क्वेश्चंस वो आप लोगों को ट्राई करने हैं, सॉल्व करने हैं, और आपके क्वेश्चंस जो है उसके बेसिस पे मैं कहूँगा सॉल्व हो भी जाएंगे। डन। यहाँ पे आज एक नई टर्म करेंगे हम, जो करेंगे दैट इज पोलराइजेशन और द पोलराइजिंग पावर। हेडिंग इज पोलराइजेशन, हेडिंग इज पोलराइजेशन। ये टॉपिक जितना करा दिया अपना समझ में आ गया बेटा सबको? यस, ठीक है बेटा। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन टॉपिक, एंड नेक्स्ट वन की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम चल रहे बेटा, सबसे पहले आज एक टर्म करवा रहा हूँ, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक्चुअली होता क्या है, ये एक नया फिनोमिना है, इसके अंदर आप लोगों को पढ़ना है कि मान लीजिए मेरे पास, एक बार समझता हूँ, पहले समझाता हूँ मैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एनायन है, मैं कहता हूँ Cl नेगेटिव आयन है, ठीक है बेटा। तो Cl नेगेटिव के अंदर न्यूक्लियस हो गया और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मैं कहूँगा यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। तो इसके चारों तरफ का जो रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी होती है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो मैं कहता हूँ इसके सराउंडिंग में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अकेला Cl नेगेटिव है तो कैसी शेप में होगा, कंप्लीटली स्पेरिकल शेप में होगा। पहले आप समझ रहे हो, नोट नहीं कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे कंप्लीटली स्पेरिकल शेप में होगा। डन। अब बात करता हूं, जब अगर मान लीजिए इस Cl नेगेटिव के पास में कोई Na पॉजिटिव आ गया, बोलेगा कि मैं Na पॉजिटिव, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नो डाउट वो पॉजिटिव अपने आप में स्टेबल है, लेकिन जब कभी भी इसके पास में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इस Cl को के नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट तो जरूर होंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो जैसे ही कोई भी कैटायन, जैसे ही कोई भी कैटायन, मैं Na भी नहीं बोलता, मैं कहता हूँ कोई भी पॉजिटिव चार्ज, मैं कहूँगा कोई भी पॉजिटिव चार्ज किसी नेगेटिव चार्ज आयन के पास में आएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, हो जाएगा ना, थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्ट, मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैसा हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, अट्रैक्ट होने की वजह से कैसा हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। तो जब ये अगर डिस्टॉर्टेशन जो हुआ है, मैं कहूँगा इसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो ये जो डिस्टॉर्टेशन हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये जो भी कंपाउंड था इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा नेगेटिव कैरेक्टर क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा, है ना। और नेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो गया होगा। सिमिलरली पॉजिटिव के पास में अट्रैक्ट हो रहा है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव कैरेक्टर भी क्या हो रहा होगा, कंपैरेटिवली डिक्रीज हो रहा होगा। और जब ये कैरेक्टर्स डिक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं कि जो पोलर्स में पोल्स बने थे, मैं कहूँगा कोई Na पॉजिटिव था, कोई Cl नेगेटिव था, ये जो पोल्स बने हुए थे ये क्या हो गया, इनकी पोलराइजेशन की वजह से
यहाँ पे पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से इनके पोल्स के चार्ज जो है वो कंपैरेटिवली वीक हो गए, और पोल्स के चार्ज जो कंपैरेटिवली वीक हो गए, चार्ज बिकम्स वीक, तो ये जो इफेक्ट होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजेशन इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजेशन इफेक्ट कहते हैं। पोलराइजेशन जब कभी भी होता है तो आपने नोटिस किया आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? चार्ज घट गया ना, चार्ज घट गया तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया? पोलराइजेशन से आयनिक कैरेक्टर घटता है, तो आयनिक कैरेक्टर क्या कहूंगा कि आयनिक कैरेक्टर घट गया। पोलराइजेशन इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, और आयनिक कैरेक्टर घटेगा तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? अब बात आती है कि यहाँ पे आपका जो ये पॉजिटिव चार्ज आया, इसके भी तो पावर होती है, किसी का हो सकता है अट्रैक्शन ज्यादा हो, किसी का अट्रैक्शन कम हो सकता है ये नेगेटिव चार्ज आया था, इसका अट्रैक्शन ज्यादा हो सकता है इसका अट्रैक्शन कम हो। तो यहाँ पे इनके ऊपर भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि ये इनका चार्ज ज्यादा है या कम है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला देते हैं कि पोल्स का ये कोई कैटायन है जो किसी एनायन के पास में जाके उसके चार्ज की एक्टिविटी को कम कर रहा है, तो ये उसकी क्या कहलाती है? उसकी पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड करती है कि वो कितना इफेक्ट दिखाएगा। तो पोलराइजिंग पावर जो होती है बेटा ऑफ एनी कंपाउंड, ये कहूंगा कि प्रोपोर्शनल होती है टू द चार्ज ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ कैटायन के स्क्वायर के। ये किस पे प्रोपोर्शनल होती है? चार्ज टू द रेडियस ऑफ कैटायन के स्क्वायर के ऊपर प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ पे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये किस तरह से पोलराइजेशन कराएगा, कितना करवाएगा, उसके लिए हम यूज करते हैं एक रूल का जिसका नाम होता है फजान्स रूल। क्या होता है? फजान्स रूल। मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो कि हमें कई जगह पे यूटिलाइज होगा, बिकॉज वी हैव टू बी डिस्कस कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कम होगा, वहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा है कहाँ पे कम है, कहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है कहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। +2 में भी इवन बहुत सारी क्वेश्चंस के अंदर इसके आंसर्स का इसका यूटिलाइजेशन हम करेंगे। तो अब इन सभी टर्म्स को जो कि हमने अभी अभी समझे हैं, मैं इनको आपको रिटर्न में थोड़ा सा फिर से लिखवा देता हूँ ताकि आप अच्छे से लिख सके। तो हेडिंग डाल लेना पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन क्या होता है लिखेंगे व्हेन, आप लोग लिख लीजिए मैं बोल रहा हूं, व्हेन सम कैटायन, व्हेन सम कैटायन approaches an anion, the electron cloud of anion get attracted towards cation, and hence get distorted, और ये खुद क्या हो जाता है? डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इफेक्ट इज नोन एज पोलराइजेशन इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज नोन एज पोलराइजिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा, लिख लिया। एंड द पावर ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट the electron cloud of anion, जो पावर है किसी कैटायन की टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ anion are known as its polarizing power, ठीक है बेटा। अब ये पोलराइजिंग पावर
कई चीज़ों में होती है, मैंने आपको बताया जैसे। अब आप पहले इसको समझ लो, फिर से नोट कर लेना, आप सर्कल बना लेना इस तरह से कि ये आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है नेगेटिव चार्ज का, ये नेगेटिव चार्ज है, कोई भी आयन है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले स्फेरिकल फॉर्म में था, ठीक है। व्हेन सम कैटायन, कोई कैटायन है, इसके क्लोज में आएगा, तो जैसे इसके क्लोज में आएगा तो यहाँ पे ये पास में आ गया कैटायन, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो क्या हो गया बेटा, डिस्टॉर्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपको इफेक्ट दिखाना है इस तरह से। डन, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब लिखेंगे आगे क्या, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर जो होती है वो क्या होती है, मैंने अभी अभी लिखवाया था आपको, इज इक्वल्स टू चार्ज ओवर कैटायन टू द रेडियस ऑफ कैटायन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये जो प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बिकॉज ये प्रॉपर्टी आपको बताती है क्या क्या चीजें बताती है, देखो हेल्प करती है, दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स टू कंपेयर, दिस प्रॉपर्टी helps to compare ionic character, covalent character, ठीक है, melting point, boiling point, solubility of compound, कि कोई कंपाउंड की solubility कितनी होगी, ठीक है, वो मैं कहूँगा पोलार में घुलेंगे, नॉन पोलार में घुलेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होगी उनकी, तो इन सब को कैलकुलेट करने में यूज होते हैं। एक्चुअली मैं कहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कैटायन या एनायन में आपको ये बताते हैं आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है। जैसे मैंने कहा मोर बी द पोलराइजिंग पावर, मोर बी द पोलराइजिंग पावर, मोर बी इट्स पोलराइजेशन, मोर बी इट्स पोलराइजेशन, मोर बी द पोलराइजेशन, मोर बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना। मोर बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, लेसर बी द आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। लेसर बी द आयनिक कैरेक्टर, आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट किनका ज्यादा होता है, आयनिक कंपाउंड्स का ज्यादा होता है, तो लेसर बी द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इनसाइड द वाटर की बात करेंगे तो कोवेलेंट और आयनिक में कौन ज्यादा सोल्यूबल होता है वाटर में, आयनिक, तो लेसर बी द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, है ना, इस तरह से आ जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनका हीट ऑफ सब्लिमेशन भी क्या होगा, लेसर बी द हीट ऑफ सब्लिमेशन, उसका सब्लिमेशन एनर्जी कम होगी। तो इस तरीके से बेटा सारी चीज आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पे आप इनको कंपेयर करके यूटिलाइज करोगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे सभी के सभी। तो अब आगे यहाँ पे मैंने एक वर्ड बताया जो हमें रूल पढ़ने वाले हैं अभी हम, और वो उसका नाम क्या है, फजांस रूल। आज के लिए मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोगों का, और टॉपिक का नाम क्या है, फजांस रूल, लिख लीजिए, फजांस रूल। और इसके बारे में लिखेंगे दिस रूल according this rule helps to find the polarizing, to compare the polarizing power of compound, polarizing power of any ion, कि किसी का पोलराइजिंग पावर कितनी ज्यादा होगी कितनी कम होगी, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होता है आपका,
factors on which polarizing power depends are: number 1, charge over cation, ठीक है बेटा। तो चार्ज के बारे में लिखेंगे, कैटायन लिख लो और एनायन भी लिख सकते हो, चार्ज ओवर द कैटायन और एनायन। larger be the charge over cation or anion, larger be the charge over cation or anion, more be its polarizing power, तो उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब Na पॉजिटिव से ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी बेटा Mg2 पॉजिटिव वाले की, उससे ज्यादा होगी Al3 पॉजिटिव वाले की। और इसका मतलब क्या होगा कि इस तरफ जाओगे तो आपका आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नंबर 2, साइज ऑफ कैटायन, larger be the size of cation, lower be its polarizing power, ठीक है, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही कम होगी। एक्चुअली एक बात समझते हैं, मैं कहूँगा Li पॉजिटिव है, उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है देन द Na पॉजिटिव, देन द K पॉजिटिव, देन द Rb पॉजिटिव एंड सो ऑन, ठीक है। अब इस बारे में अगर मैं समझता हूँ तो मैं बेटा यहाँ पे आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि सोच के देखो कि ये कोई नेगेटिव चार्ज है, ये वाला आपका, इसके सराउंडिंग में कौन गया, कोई पॉजिटिव चार्ज आयन गया। अब सोच के देखना, कोई पॉजिटिव चार्ज, एक तो है छोटा सा, एक है बड़ा वाला पॉजिटिव आयन, तो मैं कहूँगा ये पॉजिटिव आयन है, ये छोटा वाला पॉजिटिव आयन है, हो गया। तो बेटा एक बात बताओ, जो जितना छोटा होगा उसका इसके डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, लो डिस्टेंस होगी। बड़ा साइज होगा तो डिस्टेंस क्या होगी, हाई होगी। तो डिस्टेंस अगर हाई होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस कम होगी तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हाई होगा तो उस वजह से यहाँ पे पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी देन दैट ऑफ दिस वन चीज। डन। तो जैसे अगर आप बात करते हो Li पॉजिटिव, तो अगर कोई नेगेटिव चार्ज आयन के पास में, नेगेटिव वाले के पास में कोई छोटा आइटम जाएगा तो उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा एज कंपेरिजन टू कोई लार्ज साइज आइटम। डन। तो इस वजह से Li पॉजिटिव के अंदर ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है देन दैट ऑफ Na पॉजिटिव, देन द K पॉजिटिव, देन द Rb पॉजिटिव। डन। इज इट क्लियर? अगर मान लो आपसे पूछे कि Ca2 पॉजिटिव है और Li2 पॉजिटिव है, अब किस में ज्यादा होगा? साइज तो Ca का बड़ा है, साइज की बात करोगे तो Ca का बड़ा है, लेकिन अगर रेडियाई की बात करोगे, साइज क्या मतलब चार्ज की बात करोगे, तो चार्ज की बात करोगे तो वो भी Ca का बड़ा है ना। और आपको पता है कि चार्ज बढ़ता है तो उसके रिगार्डिंग इसका इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए, साइज जिसका छोटा हुआ उसका इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो उस केस के अंदर चार्ज को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, चार्ज इज मोर प्रेफर्ड देन द साइज, याद रखना, चार्ज इज मोर प्रेफर्ड देन द साइज। इज इट क्लियर? यस सर। तो ध्यान रखना है, चार्ज को अगर और रेडियाई दोनों इक्वल दे रखे हैं ना उनके हिसाब से, तो इस तरह दोनों वैल्यूज के अंदर कंफ्यूज मत होना, चार्ज को प्रेफरेंस दे लेना। डन। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट इज साइज ऑफ या रेडियस ऑफ
एनायन। ठीक है, अब इसको लिखवाने से पहले मैं एक बात समझाता हूं। देखो, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसको अट्रैक्ट करना है। तो अब एक बात समझो, एक तो नेगेटिव चार्ज आयन है आपका इस साइज का छोटा, ठीक है, और एक है नेगेटिव चार्ज आयन ये वाला बड़े साइज का। तो आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज जो होगा, नेगेटिव चार्ज वाला है आयन, उसको इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना है ना। तो अगर जो छोटे साइज का होगा तो उसके अंदर डिस्टेंस कम होगी, तो अपने आप को अट्रैक्ट करके ज्यादा रख पाएगा। लेकिन अगर साइज बड़ा होगा तो वो उसके कंट्रोल में कम होगा, और जो चीज उसके कंट्रोल में कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके डिस्टॉर्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उससे डिस्टेंस पे है। समझ में आई बात? तो यहां पे क्या होता है, जब कभी भी साइज ऑफ एन आयन इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस होता है, तो उस केस के अंदर पोलराइजिंग पावर ऑल्सो इंक्रीजेस। पोलराइजिंग पावर ऑल्सो इंक्रीजेस मतलब पावर एनायन की, कैटायन की नहीं बढ़ी है, लेकिन एनायन के अट्रैक्ट होने की बढ़ गई है। समझ में आई बात? तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ऑल्सो इंक्रीजेस मीन्स मोर पोलराइजेशन विल अकर, मोर पोलराइजेशन विल अकर, उसमें उतना ही ज्यादा आपका पोलराइजेशन होगा, विल अकर। डन? तो ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है, कर लीजिए नोट। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें कंपेयर करना है, तो अगर F नेगेटिव में है तो F नेगेटिव में कम पोलराइजेशन होगा, Cl में ज्यादा होगा, Br नेगेटिव में और ज्यादा होगा, I नेगेटिव में और ज्यादा होगा। इस तरीके से भी आप बता सकते हो। ठीक है बेटा, कमिंग टू द नेक्स्ट वन पॉइंट, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और ये फैक्टर तब काम आएगा जब साइज और रेडियाई काम ना आए। ठीक है, इन केस if two cation have same radii and same charge over it, ठीक है, then cation having pseudo electronic configuration will have more polarizing power, will have more polarizing power। मीनिंग क्या हुआ इस बात का? फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव एंड Cu पॉजिटिव। Na पॉजिटिव जो है बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2-8। कॉपर की क्या होती है? 2-8-18। 1 थी, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इसके 2-8-1 थी, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इन दोनों में चार्ज जो होता है वो कितना है? 1 पॉजिटिव, सेम है। इन दोनों में साइज जो होता है इन दोनों का, वो भी क्या होता है बेटा? ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इस तरह के केस के लिए हम इनको कैसे कंपेयर करते हैं कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो सही है, लेकिन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है तो आउटर मोस्ट शेल में आप थ्योरी बनाते हो कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो ये क्या होगी? सूडो कॉन्फ़िगरेशन होगी, सूडो आउटर कॉन्फ़िगरेशन होगी, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो उस केस के अंदर उसके स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली उसका प्रोसेस जो होगी वो वीक होगी और उसके अंदर पोलराइजिंग पावर उसकी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर, उसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो Cu पॉजिटिव आर मोर कोवलेंट देन दैट ऑफ Na पॉजिटिव।
तो यू कैन ऑल्सो से दैट लेट अस अज्यूम NaCl है और एक है CuCl, तो आपके पास पता चलेगा कि CuCl ज्यादा कोवलेंट है, ठीक है, क्योंकि उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। डन। तो इस तरह से बेटा आप लोगों की यहाँ पे जो है ये फजांस रूल है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने में यूज आएगा, ठीक है। लेट अस अज्यूम कंपेयर करना है आपको, कंपेयर या अरेंज करना है, अरेंज, ठीक है। ऐसे बोलो, कंपेयर की जगह आप बोल लीजिए अरेंज इन इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास दे दिया बेटा, ऑप्शन दे दिया, एक तो है LiI, एक है LiBr, एक है LiCl, एक है LiF। तो इस केस में आप क्या करोगे, लिथियम आयन तो सब में कॉमन हो गया, तो कैटायन तो सेम हो गया, फिक्स हो गया। अब आप लोगों से कहेंगे कि I नेगेटिव के लिए चेक करो, Br नेगेटिव, तो चेंज कौन हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है, चार्ज भी सब पे सेम है ना, एनायन पे फर्क पड़ रहा है, I नेगेटिव Br नेगेटिव, मतलब साइज ऑफ एनायन चेंज हो रहा है, और साइज ऑफ एनायन चेंज हो रहा है तो लार्जर बी द साइज ऑफ एनायन, larger be the size of anion, क्या होगा बेटा उसका, more be its polarization will occur, और more be the polarization will occur, more be the lesser be the, बोलते नहीं हो, वही गलत बात है, मेल्टिंग पॉइंट इस ऑर्डर में होगा। डन, इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। आपको बोल दिया अरेंज इन इंक्रीजिंग कोवलेंट कैरेक्टर, आपको ऑप्शन दे दिया NaCl, ठीक है, MgCl2, AlCl3, ठीक है, CaCl2। तो क्या हो जाएगा अब यार, एक तो दे रखा है Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, है ना। तो इसके अंदर क्या करें, जल्दी बताओ, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, लार्जर बी द पॉजिटिव चार्ज, मोर बी द, बोलो मुझे नहीं आता, पोलराइजिंग पावर, फिर आगे क्या, मोर बी द कोवलेंट कैरेक्टर, बिल्कुल। तो यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, AlCl3 का, उससे कम दोनों पॉजिटिव वालों का, और उससे कम NaCl का। अब इन दोनों पॉजिटिव वालों को कैसे कंपेयर करोगे, साइज के बेसिस पे, लार्जर बी द साइज ऑफ कैटायन, क्या होगा लार्जर बी द साइज ऑफ कैटायन, लोअर बी पोलराइजिंग पावर, और आगे लोअर बी कोवलेंट कैरेक्टर। तो आपका CaCl का तो क्या हो जाएगा, आपका कोवलेंट कैरेक्टर CaCl2 का, तो बोलो, लोअर बी द कोवलेंट कैरेक्टर, यही होगा ना, लार्जर बी द साइज, लोअर बी द कोवलेंट कैरेक्टर। तो लोअर कोवलेंट कैरेक्टर किसका कम होगा, Mg का या Ca का, Ca का कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा और Mg का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। डन। तो ये ऑर्डर रहेगा, तो बता दिया आप लोगों ने। इसी के हिसाब से अगर आपको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो वो बता देते। वैसे मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना बेटा, वो लैटिस एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड की लैटिस एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इनके बेसिस पे कुल मिला के आपका क्वेश्चन कोई पूछ ले तो बता दिया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि एक तो है आपके पास BiCl3, एक है BiCl5, which have more covalent character,
किसका मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है? ये +2 का क्वेश्चन है कि BiCl3 और BiCl5 के अंदर किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? जल्दी बताओ। एक तो Bi3 पॉजिटिव दे रखा है, दूसरा 5 पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल BiCF5 अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल क्या लिखूंगा मैं लैंग्वेज अगर बनानी पड़ जाए तो मुझे? larger be the charge over ion, more be the लार्जर polarizing बी power. द चार्ज ओवर कैटायन, Cation more चार्ज ओवर कैटायन, मोर बेट्स, polarizing power. हाँ बेट्स कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजिंग पावर एंड देन कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो आप बताइए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो कहेंगे BiCl3 और BiCl5 में इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। क्लियर? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 12th क्लास के अंदर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। फजान्स रूल फिर बोलूंगा बार बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों को सभी को ध्यान देके समझना है चीज़ों को और सॉल्व करना है। तो बेटा आज जो है हम इतना ही कर रहे हैं अभी के लिए। तो